चलो, FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 अकाउंट सब्जेक्ट, उसकी इंटरनल एग्जाम के अंदर आपको MCQs आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग हमारे यूनिट नंबर 1 के MCQ का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। MCQ की पूरी बुकलेट आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो वही बुकलेट आप लोग ओपन रखोगे, साथ में अपनी नोटबुक, पेन एंड कैलकुलेटर रखोगे, ताकि जहां पर भी कैलकुलेटिव MCQ है तो मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊं तो आप कर सको। इसका पर्पस ये है कि नॉर्मली चैप्टर हमने पढ़ दिया है तो MCQ आपको खुद करने होते हैं, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि समझ में नहीं आते और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर MCQ की प्रैक्टिस करते ही नहीं है कि यार सारी चीजें समझ ली तो अभी MCQ तो क्या 10 20 30 करेंट गमे तो टिक कर दे। बट ऐसा नहीं होता है, मार्क्स गवा सकते हो। सेमेस्टर 1 की इंटरनल एग्जाम में आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया होगा, तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को डिटेल में समझ सके, सारे के सारे MCQs को मैं समझाऊं, सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड हम पढ़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कई बार सेंटेंस पढ़ने में और समझने में भी दिक्कत हो जाती है, और जब वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर ऑब्वियस है कि उसका आंसर कैसे टिक करेंगे। ठीक है, सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी MCQ इन डिटेल। आप लोग लाइव में भी अटेंड कर रहे हो, ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हो, और एप्लीकेशन पे भी सेशन को देख सकते हो। ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन, लाइव वाले फिर से भी इस वीडियो को सास एप्लीकेशन से देखे, जरूरत लगे तो नॉर्मल की जगह पे 1.50 की स्पीड से देखना। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे MCQ यूनिट 1 के। सबसे पहले तो यूनिट 1 के अंदर चैप्टर कौन सा है? ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इतना लंबा नाम एक ही चैप्टर का है। और दूसरा आता है सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। यूनिट 1 में आपको ये दो चैप्टर्स है। हम लोग MCQs डिस्कस करते हैं, MCQs सारे मिक्स है। विच कंडीशन इज इनकरेक्ट? देखो क्या कहा है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब रॉन्ग इन व्यू ऑफ सरप्लस कैपिटल मेथड। अभी सरप्लस कैपिटल मेथड ये क्या कहती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो देखो ये सरप्लस कैपिटल मेथड, ठीक है। तो यहां पर दो कंडीशन देखो क्या थी, दिस मेथड इज सुटेबल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मैं पैम्पलेट में से भी आपको रेफरेंस बता रहा हूं ताकि आपको याद आए, ऐसा नहीं कि सीधा ये आंसर आएगा चलो टिक करो, ये आंसर आएगा टिक करो, वो तो कोई भी कर सकता है यार। फिर वो मैंने MCQ समझा ऐसा नहीं कहेंगे, मैं MCQ पढ़ू चलो C टिक करो, चलो D टिक करो, चलो B टिक करो, तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। कॉन्सेप्चुअली डिटेल में समझाऊंगा। फिर से आप देखते हो तो मैंने कहा स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख सकते हो। दो कंडीशन, द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एज पर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब कैपिटल रेशियो एंड P&L रेशियो सेम नहीं होंगे। तीनों ही पार्टनर ने 50,000 50,000 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किए और तीनों का P&L रेशियो 1:1:1 है, तो क्या हुआ, सेम हो गया ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1, कैपिटल भी 50,000 50,000 50,000 मींस 1:1:1, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये तो चीटिंग है। क्या होना चाहिए, नॉट सेम। ठीक है, तो एक ये याद रखना है, एंड ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड लाइकली टू रिमेन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नो मतलब सत्तर, नादार नहीं था, मतलब फाइनेंशियली सभी के सभी पार्टनर्स साउंड है, स्ट्रॉन्ग है। ये दो मेन कंडीशन आपको याद रखनी है। देखो साउंड होते हो, इंसॉल्वेंट नहीं होने वाले। अभी यहां पर देखो, द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एज पर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या ये सही था या गलत है? ये तो सही है सर, अभी तो आपने देखा कि नॉट सेम होना चाहिए, और यहां पर यही लिखा है कि P&L प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट सेम। तो सर ये तो सही है, ये तो आंसर आ जाएगा ना। नहीं, पूछा क्या है, इनकरेक्ट, दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको कि पूछा क्या है। ये करेक्ट वाला पूछा होता तो ये आंसर निकल सकता था। इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो करेक्ट है भाई, तुम करेक्ट वाले साइड पे आ जाओ, मेरे को तो इनकरेक्ट वाले को ढूंढना है। सेकंड, ऑल द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड लाइकली टू रिमेन सॉल्वेंट। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है सर, अभी हमने देखा, आपने बोला पढ़ा, अपने को क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। It is used to find out surplus capital of partner at the time of dissolution of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर की सरप्लस कैपिटल जानने के लिए काम करते हैं। देखो ये पूरा फॉर्मेट आपने किया है, एग्जांपल्स करवाए हमने सारे।
तो फाइनली क्या मिलता है यहाँ पर, तो सरप्लस कैपिटल ढूंढने के लिए ये करते हैं ना, सरप्लस कैपिटल ढूंढने के लिए ये मेथड यूज होती है। तो क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सॉरी ये भी करेक्ट निकला। चौथा भी देख लेते हैं। द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अभी एक्चुअली में ये दो देखो ना तो वहीं पे पता चल जाना चाहिए कि आंसर ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। देखो अगर एमसीक्यू के आंसर ना भी आते हो ना तो थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो भी आंसर मिल जाएंगे। गप्पे भी मारना है ना, 10 20 30 भी करना है ना, पर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करने का। देखो यहाँ पर क्या बोला है, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एज पर कैपिटल। यहाँ पर बोला है पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एज पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों तो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, एक गलत हो सकता है, तो दूसरे को तो किसी को सोचना ही नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के टोटली ऑपोजिट है, एक करेक्ट होगा तो दूसरा इनकरेक्ट होगा, और अपने को इनकरेक्ट वाला ढूंढना है तो दूसरे को तो वैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो अगर आंसर ना आते हो ना तो थोड़ा लॉजिक लगाओ कि देखो सर ये दो सेंटेंस एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं, तो ये दोनों करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट हो ही नहीं सकता, कोई एक करेक्ट होगा कोई एक इनकरेक्ट होगा, और अपने को इनकरेक्ट ही ढूंढना है, तो फिर ये दोनों में से कोई एक आंसर ही निकलेगा। तो अगर आपको नहीं भी आता है ना, गप्पा भी मारना है ना, तो ए बी सी डी में से गप्पे मत मारो, वहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी 25% ही हो जाएगी, ए और डी में से ही कोई एक आंसर निकलने वाला है, तो 50% पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि सही निकला आंसर। तो आंसर क्या आएगा, आंसर डी। समझ में आया, लॉजिकली समझ में आया। देखो स्टार्टिंग के एमसीक्यू में मैं थोड़ा डिटेल में जाके समझाऊंगा ताकि आपको पता चले कि सोचना कैसे, फिर एक बार आपकी ग्रिप आ जाएगी फिर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज कर रहे हैं, इतनी स्लो स्पीड पर भी मैं नहीं करवाऊंगा। बट इनिशियली आप लोगों को बेस समझ में आ गया, किस तरह से समझना है, किस तरह से पढ़ना है, आपका नजरिया बन गया ना, एक बार आपका परसेप्शन सेट हो गया, नजरिया कि एमसीक्यू को किस तरह से देखना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समझना है और किस तरह से आंसर देना है, तो आपको कोई भी एमसीक्यू के आंसर आएंगे। पर ऐसा नहीं करते हो आप और सीधा रट्टेबाजी पे चले जाते हो, एमसीक्यू के आंसर रटने हैं, तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म में काम रखेगा आपको। सपोज आपने रट भी लिए तो इस एग्जाम के लिए रट पाओगे, फिर दूसरी एग्जाम के लिए फिर से मेहनत करो, तीसरी एग्जाम के लिए फिर से मेहनत करो। हम लोग कॉन्सेप्ट डिटेल पे जाएंगे कि किस तरह से एमसीक्यू के साथ डील किया जाता है। चलो नेक्स्ट वन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट regarding gradual realization of asset and piecemeal distribution of cash। क्या चीज, जो हमारे मेन चैप्टर का ही नाम है ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट, ऑन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म assets are resold, sorry released and liabilities are paid off। इसका मतलब होता है सोल्ड, असेट्स बेच दी जाती है और लायबिलिटीज पे कर दी जाती है। ये सारी चीजें थियोरी के स्टार्टिंग में समझाई गई थी आपको। देखो क्या होता है, assets are realized, liabilities are paid off है। कोई भी एमसीक्यू आप देखो हमारे पैम्पलेट के बाहर का आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको इसीलिए अभी मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, फिर आगे 10 एमसीक्यू के बाद में बार बार कंपैरिजन नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यस सर सब कुछ हमारे पैम्पलेट में से ही है, हमको सिर्फ पैम्पलेट को ध्यान से समझना है, कोई भी चीज बाहर से नहीं निकलेगी। हाँ हो सकता है उसको थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ हो, वो तो ऑब्वियसली एग्जाम में उतना तो करेंगे। चलो तो ये समझ में आया, तो ये तो है, ये पॉइंट सही है, अपने को क्या पूछना है, तो ये तो करेक्ट निकला, तो ये करेक्ट है, तो सर ये तो आंसर नहीं हो सकता है, करेक्ट निकला। द प्रोसेस ऑफ असेट्स रियलाइज्ड है यहां पर, टेक्स प्लेस ग्रेजुअली, मतलब असेट थोड़ा थोड़ा करके बिकेंगे, एक साथ नहीं बिकेंगे, तो क्या ये सही है, ऑब्वियसली सही है। आप याद करो मैंने आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वाला भी चैप्टर आपके सिलेबस का नहीं है, फिर भी एक दो क्विक ओवरव्यू वाले सेशन में बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की दो मेथड होती है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में ऐसा होता है कि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ऑल असेट्स आर सोल्ड एंड ऑल लायबिलिटीज आर पेड साइमल्टेनियसली, सब कुछ एक साथ हुआ, जो कि रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, असेट्स थोड़ा थोड़ा करके बिकेगी। तो यहां पर ये बात बिल्कुल सही है, दैट असेट्स आर सोल्ड ग्रेजुअली, थोड़ा थोड़ा करके। पीस मिल, प्लेस कहां से आ गया यार, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स प्रोसेस ऑफ पे एज एंड व्हेन यू रियलाइज, तो यही है ना,
जैसे आए वैसे पे करो। क्या बोला है? पे एज एंड व्हेन यू रियलाइज। रियलाइज मतलब सर मेरे को रियलाइज हो तब मैं करूं ऐसा। यहाँ पर रियलाइज का मतलब समझ में आया? ऐसा नहीं। रियलाइज का मतलब है जब असेट बेचकर पैसे आए तब। तो जब असेट बेचकर पैसे आए तब लायबिलिटी को पे करना है। तो क्या ये सही है? हाँ सर, पूरे एग्जाम्पल किए। पहला इंस्टॉलमेंट आया, इंस्टॉलमेंट ऐड किया, फिर पेमेंट किया, फिर खत्म हो गया पैसा, फिर इंस्टॉलमेंट आया, फिर उसमें से पेमेंट किया। तो पूरा एग्जाम्पल तो कर चुके हैं सर, तो मतलब ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने को तो रॉन्ग ढूंढना है। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। Under gradual realization of asset and piecemeal distribution of cash, surplus capital method is always used. सरप्लस कैपिटल मेथड ही हमेशा यूज की जाती है। मतलब वो गार्नर वर्सेस मूरे तो बोलेगा तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? गार्नर वर्सेस मूरे मैक्सिमम लॉस मेथड ऐसा कुछ पढ़े हम लोग? तो ये तो बोल रहा है कि सिर्फ एक ही मेथड है। मतलब कॉमर्स पढ़ना है, अकाउंट पढ़ना है तो अत्र सत्र सर्वत्र भाविन सर एक ही है। ऐसा थोड़ी है, बहुत सारे अच्छे टीचर्स है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं एमसीक्यू में कि ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के लिए सिर्फ सरप्लस कैपिटल मेथड ही है। चल भाई, मैं भी अभी जिंदा हूं। कौन? मैक्सिमम लॉस मेथड। तो ये गलत है। गलत है तो दिस इज अवर आंसर। समझ में आया? मैक्सिमम लॉस मेथड भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे जाएंगे। हो सकता है कि पहले वाले सेशन में हम 10-15 एमसीक्यू भी ले सके, बट उसके बाद एक बार स्पीड आ गई फिर मजा आएगा, फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मैं पहले से नहीं भगाऊंगा। विच वन इज ओनर्स फंड? ओनर का मतलब मालिकी का फंड कौन सा है? तो वर्कर्स प्रोविडेंट फंड। वो तो सर वर्कर को पे करना होता है ना, वर्कर का पीएफ है। तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी? मैंने थोड़ी हिंट दे दी मेरे सेंटेंस पर से। क्या होगी? एक्सपेंस के लिए होगी वर्ड यूज होता है। एक्सपेंस होगी सर, एक्सपेंस होगा ऐसा वर्ड। थोड़ा लॉजिकली भी दौड़ाओ सर। एक्सपेंस नहीं तो सर इनकम। वर्कर्स प्रोविडेंट फंड पीएफ क्या होता है? आप 11th स्टैंडर्ड से पढ़े हो। कौन पढ़ा रहा था? किस गधे ने ये सारी चीजें नहीं सिखाई? मेरी तरफ मत दिखना, मैंने नहीं ऐसा किया है। मैंने तो सिखाया था। हालांकि आप सब लोग नए हो मेरे लिए। प्रोविडेंट फंड क्या होता है? 11th स्टैंडर्ड से आता था। पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ। याद है ऐसा कुछ? हजारों साल पहले ऐसा आता था। 11th 12th दोनों में फाइनल अकाउंट में भी आता था। 11th में ट्रायल बैलेंस में भी आता था। पीएफ मतलब जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तब उसकी सैलरी तो बंद हो जाएगी, तो उसका बाकी का आगे का जीवन कैसे चलेगा? तो उसके लिए पेंशन, पीएफ पेंशन होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ पार्ट कट कर दिया जाता है और फिर थोड़ा उतना ही पार्ट एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से डालते हैं, और फिर जो फंड इकट्ठा होता है उसको कहते हैं पीएफ, जो कि एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तब उसको देना है। तो कंपनी को पास अपने पास नहीं रखना है, किसको देना है? एम्प्लॉयज को। फ्यूचर में देना है। देना है तो क्या होगा? जो फ्यूचर में पे करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैं थी भूस कुमारी सुसाइड कर ले। मेरे को वो ऋतिक रोशन याद आ रहा है। इतना गलत कैसे हो सकता है बे? सुपर 30 में करता था ना। बताओ, ભવિષ્યમાં જે ચૂકવવાની હોય રકમ તેને શું કહેવાય? બોલો 5 વાર. જવાબદારી. લાયાબિલિટી. બોલો 5 વાર. લાયાબિલિટી, 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 લાયાબિલિટી. મારે પેલું બાલ મંદિર શરૂ કરવાનું લાગે છે. કઈ વાંધો નહીં. જો હસી મજાક અલગ વસ્તુ છે. તમને ના આવડતું હોય તો એનાથી કોઈ ટેન્શન નથી લેવાનું. શીખવા માટે તો આવો છો, સમજવા માટે તો આવો છો. પણ હું એટલું દિલથી ભણાવું છું તો હવે હું એવી આશા રાખીશ કે મેં કરાવ્યું અને પછી ભૂલવું નહીં. અને એવું લાગે તો વિડીયોને ફરીથી જોવાનો, એટલે બધા કોન્સેપ્ટ फंडामेंटल सरस याद रहे. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटी हो जाएगी. तो हमको क्या पूछा है? ओनर्स फंड पूछा है, तो ये तो लायबिलिटी हो गई. वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. वर्करमैन्स या वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड मतलब वर्कर को प्रॉफिट में से हिस्सा देना है, तो वर्कर को देना है ना भाई, बिजनेस का थोड़ी हुआ. तो ये भी क्या हो गया?
लायबिलिटी, इसके साथ साथ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड या वर्कर्स सेविंग अकाउंट ऐसा दिया हो तो वो भी लायबिलिटी होती है। वर्कमैन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी, वर्कर को जो पे करने की बाकी है सैलरी, तो वो भी भाई लायबिलिटी हुई। बट वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन फंड या तो फिर वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, કર્મચારી અકસ્માત ભંડોળ, આવો કંઈક વર્ડ આવતો તો એને તમે યાદ કરો, ભાગીદારો વચ્ચે તેના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વહેંચતા હતા, કારણ કે એ પેઢીની અનડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ આઇટમ એટલે કે એક પ્રકારની રિઝર્વ કહેવાય, તો એ ઓનર્સ ફંડ છે, એ માલિકોની કહેવાય, જે માલિકો વચ્ચે મતલબ પાર્ટનર્સ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે। તો ધીસ ઇઝ અવર આન્સર। लॉजिक खबर पड़ी। अभी वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड की जगह पे वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए कि सर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन फंड हमारे पैम्पलेट में तो था, यहाँ पर तो ऑप्शन में ऐसा था ही नहीं, एमसीक्यू गलत है। वर्कमैन्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड, हाँ ध्यान रखना, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड या वर्कर सैलरी उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों में खास कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहां पर भी फंड देखने को मिलेगा, यहां पर भी फंड देखने को मिलेगा, तो फंड फंड देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, समझ में आया ये। चलिए, जो भी स्टूडेंट्स ये सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं दैट इज गुड, नोट डाउन नहीं भी करते हैं तो मैं मेरे साइड से तो फैसिलिटी दूंगा ही, सारी चीजें जो मैं लिखूंगा अभी क्योंकि कैलकुलेटिव आ रहा है वो सारी चीजें आपको मिलेगी फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको हमारी सास एप्लीकेशन पे मेरे सॉल्यूशन वाली नोट्स भी मिलने वाली है, ठीक है, सभी चैप्टर्स की मिलेगी, दूसरे टीचर कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो भी आपको मेरे सारे के सारे सेशंस मिलेंगे ही, ठीक है, ड्यूअल बेनिफिट, ठीक है, बाय वन गेट टू, ये बेनिफिट चल रहा है। चलिए अभी यहां पर देखो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अमित एंड सुमित, देखो पहले तो एडजस्टेड कैपिटल दे दिया, थोड़ा और इसको बढ़ाना हो तो सिर्फ कैपिटल दे, फिर वो कुछ जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दे, तो फिर उसको हमें पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड करना होता है, लॉस हो तो माइनस करना पड़ता है, और फिर एडजस्टेड कैपिटल मिलती है। तो एडजस्टेड कैपिटल क्या है ये पूछ ले एमसीक्यू में, यहाँ पर नहीं आने वाला है, नहीं आगे, बट अगर ऐसा पूछ ले तो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल कैपिटल प्लस और माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स, चाहे वो रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, एटसेट्रा। तो यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल तो दे दी है अमित एंड सुमित की 10,000 25,000, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2, अमाउंट ऑफ सरप्लस कैपिटल ऑफ सुमित वुड बी, पहले तो नाम भी दे दिया, सुमित की ही सरप्लस कैपिटल आएगी, वरना ऐसा ना भी दे, आपको ये भी पूछे कि सरप्लस कैपिटल और फिर सुमित की इतनी अमाउंट या अमित की इतनी अमाउंट, दोनों ही दे, तो आपको नाम भी ढूंढना पड़ सकता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कौन कौन है अमित एंड सुमित, देखो मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं, चलो अमित की एडजस्टेड कैपिटल क्या है, बोलो पैम्पलेट में से 10,000 एंड सुमित भाई साहब की 25,000। अभी इंपॉर्टेंट चीज, आप रफ में भी ऐसा कर सकते हो, आपको पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए जो कि हमने किया था कि किस तरह से वर्किंग होता है, जिसके ऊपर आप फुल फ्लेज एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हो। तो यहां पर देखो एडजस्टेड कैपिटल तो हो गई, फिर क्या करना होता है, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो लिखते हैं, फिर उस रेशियो से कैपिटल को डिवाइड करते थे, फिर उसमें से जो सबसे छोटी कैपिटल निकले उसको हम लोग बेस कैपिटल एज्यूम करते थे, फिर वो बेस कैपिटल को स्टेप बी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से मल्टीप्लाई करके एडजस्टेड कैपिटल ढूंढते थे, और फिर उसको हम माइनस करते थे, ऊपर की कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल में से प्रपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करे तो अपने को पहले लेवल पर सरप्लस मिल सकता है। फिर अगर यहां पर तो दो ही है तो कोई एक क्लियर हो जाएगा, तीन हो तो फिर आगे 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 बढ़ना पड़ता है, फुल फ्लेज एग्जांपल में 3 बार निकलेगा, कम से कम 3 पार्टनर निकलेंगे, यहाँ पर तो 2 ही है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों का पी एंड एल रेशियो एग्जांपल में दिया है, क्या है 1:2 है। तो अभी क्या करना होता है,
अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी समझाया यार। 10,000 डिवाइडेड बाय 1, 25,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, सबसे छोटी जो कैपिटल है उसको हम लोग बेस कैपिटल लेंगे। अभी ये ले लिया, उसके बाद क्या करना होता है, प्रपोर्शनेट कैपिटल ढूंढेंगे। इसको कहते हैं प्रपोर्शनेट कैपिटल, जो क्या कैसे मिलती है, बेस कैपिटल इनटू पी एंड एल रेशियो। तो बेस कैपिटल क्या है इसकी, 10,000, पी एंड एल रेशियो क्या है 10,000, तो 10,000 इंटू 1, 10,000, और यहां पर 10,000 बेस कैपिटल इंटू इसका रेशियो क्या है 2, तो 10,000 इंटू 2, 20,000। अभी फाइनली हम लोग क्या करते हैं यहां पर, सरप्लस, जिसके लिए क्या किया जाता है, तो जो एडजस्टेड कैपिटल होती है, जो कि एग्जांपल में या तो डायरेक्ट हो सकती है या फिर वो कुछ जनरल रिजर्व या ऐसा कुछ दिया हो तो ऐड करके मिलता है, इसमें से इसको माइनस किया जाता है। तो 10,000 माइनस 10,000, गुड बाय टाटा गया खत्म। ये तो नील हो गया, कोई एक पार्टनर का नील हो ही जाएगा, दूसरे का कितना बचा, 25,000 में से 20,000 माइनस करो, 5,000 इज अवर आंसर। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर 5,000 आंसर दिया हुआ है, यस, लिखो आंसर 5,000, चेंज करेंगे 5,000। समझ में आया, क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ सरप्लस कैपिटल ऑफ सुमित, और देखो यहाँ पर सुमित ही आया, दिख रहा है सुमित, सर वहां पर 15 दिया है कुछ, अपने को स्टेप देखना, स्टेप में कोई भी चेंज गलती है हमारी, पैम्पलेट आपके पास ओपन ही है, ओपन चेक कर लो, स्टेप सही होने चाहिए। आंसर देखो, कई बार आंसर ऐसे भी होते हैं हमारे पैम्पलेट में हम लोग गलत जानबूझकर भी देते हैं, क्योंकि कॉपी मारने वाले लोग बहुत होते हैं, तो वो ऐसा ही कॉपी मार देंगे और करेक्शन नहीं किया होगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना 5,000, समझ में आया, पैम्पलेट में करेक्शन कर देना, ये लिखना है तो लिख दो जल्दी से। और नेक्स्ट टाइम से मैं जब समझा रहा हूं तब साथ में ही समझ समझ के लिखते रहना, वरना फिर हमारा ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। स्पीड बढ़ानी है अगर सारे एमसीक्यूज अपने को समझने हैं, सॉल्व करने हैं तो। अभी देखो एक बार ये एमसीक्यू समझ में आया ना, तो अभी इस टाइप के जितने भी एमसीक्यू है, प्रोसेस तो यही करना है, या तो पहले ओरिजिनल कैपिटल दी होती, एक पॉइंट ऐड हो सकता है कि कुछ जनरल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऐसा कुछ दिया हो, तो हमें पता है कि पार्टनर्स के बीच में उनके पी एंड एल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें प्लस माइनस कर देंगे तो एडजस्टेड कैपिटल मिलेगी, और फिर एडजस्टेड कैपिटल से आगे बढ़ा जाता है कि नीचे पी एंड एल रेशियो लिखो, फिर उसको डिवाइड करो, फिर उसमें से छोटे नंबर को बेस कैपिटल एज्यूम करो, फिर वो बेस कैपिटल को पी एंड एल से मल्टीप्लाई करके प्रपोर्शनेट कैपिटल ढूंढो, फिर एडजस्टमेंट से प्रपोर्शनेट को माइनस करो, तो सरप्लस मिलेगा। 3 पार्टनर होंगे तो ऐसा होगा कि एक पार्टनर का नील हो जाएगा, 2 का रिपीटेशन होगा तो 2 बचे, फिर से सेम प्रोसेस, चलो भाई पी एंड एल से डिवाइड करो, सबसे छोटा जो नंबर निकले उसको रिवाइज्ड बेस कैपिटल लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो पी एंड एल से, रिवाइज्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस कर दो, फाइनली मिल जाएगा एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। क्लियर, दिस इज द प्रोसेस। तो एग्जांपल लंबा वंबा भी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस तो कुछ भी करके सेम ही फॉलो करना होगा। चलिए, ब्लैंक मेथड इज इक्वल टू असेट प्लस करंट असेट माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटी, यानी कि फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटी। देखो परचेज कंसीडरेशन ढूंढने की मेथड है ये, व्हाट इज दिस, परचेज कंसीडरेशन ढूंढने की मेथड। ये किस में आता है, सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप। देखो ये सेल और कन्वर्जन, ये परचेज कंसीडरेशन मेथड, उसके अंदर लमसम मेथड, नेट असेट मेथड। देखो नेट असेट मेथड में क्या है, असेट टेकन ओवर
लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर, तो जो डिफरेंस आएगा नेट एसेट, जिसको हम क्या बोलेंगे, परचेज कंसीडरेशन। दिख रहा है नाम, नेट एसेट मेथड, और फॉर्मूला क्या आई, असेट टेकन ओवर, मतलब फिक्स एसेट भी हो सकती है, करंट एसेट भी होगी, दोनों हो गई हो इसमें, माइनस लायबिलिटीज टेकन ओवर। ये भी याद रखना है कि एग्रीड वैल्यू मतलब एग्जांपल में दे सकते हैं, अगर एग्रीड वैल्यू ना दी हो तो बुक वैल्यू, ऐसा एज्यूम करना होता है। तो यहां पर कौन सी मेथड में ऐसा होता है कि फिक्स असेट प्लस करंट असेट, यानी कि असेट्स माइनस लायबिलिटी, किसमें ऐसा आता है, नेट असेट मेथड में। फॉर रेफरेंस पर्पस आप परचेज कंसीडरेशन मेथड या लमसम मेथड में क्या होता है ये भी देख सकते हो कि लमसम मेथड के अंदर क्या होता है, एक अमाउंट फिक्स कर दी जाएगी, फिक्स अमाउंट विदाउट एनी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन नहीं, 5 लाख दो और ले जाओ, और कितनी असेट है कितनी, वो आप अपने हिसाब से देखो, मेरे को 5 लाख दे दो, तो ये क्या हो गया, लमसम, एक फिक्स अमाउंट कर दी, कोई कैलकुलेशन मगजमारी नहीं। नेट असेट मेथड के अंदर कैलकुलेशन होता है, कैसे, असेट माइनस लायबिलिटी, तो परचेज कंसीडरेशन। एंड नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है कि जितना पेमेंट करते हैं उसका टोटल वही परचेज कंसीडरेशन माना जाएगा। मतलब एक खरीदने वाली कंपनी ने पार्टनरशिप को कुछ प्रेफरेंस शेयर दिए, 50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर दिए, 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर दिए, 50,000 के डिबेंचर दिए और 30,000 का कैश दिया, तो 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000, टोटल हुआ 2,30,000, तो वो परचेज कंसीडरेशन। जितना पेमेंट करोगे उसका टोटल परचेज कंसीडरेशन, तो वो नेट पेमेंट मेथड हो गया, जितना पेमेंट वो परचेज कंसीडरेशन। लमसम मेथड कोई मगज, मेरे को कैलकुलेशन समझाओ ही नहीं, ये सब दोगलापन है, मेरे को तो 5 लाख दो और ले जाओ, तो वो लमसम मेथड। एंड हमने अभी क्या देखा, नेट असेट मेथड, जो हमारा क्वेश्चन है, तो उसमें असेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो जो दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं ना, वो भी मैंने आपको समझा दिया। परचेज कंसीडरेशन में क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो सरप्लस कैपिटल मेथड वाला है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढो, वो स्टेप्स आता था उसमें। एंड लमसम मेथड मैंने बता दिया कि फिक्स अमाउंट होती है विदाउट एनी कैलकुलेशन। Which method is appropriate for distribution of cash to partners capital when all partners are not solvent at the time of dissolution of partnership form। देखो all partners are not solvent, अगेन हम लोग फिर से ग्रेजुअल रियलाइजेशन वाले पे पहुंच गए। तो यहां पर देखो मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो पहला ही हम कहां ढूंढ रहे हैं, insolvent or is likely to become insolvent, every installment is known to be insolvent or partner or partners, not all partners, known to be solvent, insolvent or likely to become insolvent। मतलब पार्टनर, हाँ सभी के सभी पार्टनर्स नहीं होंगे, एक पार्टनर को तो लास्ट में पेमेंट करने का आने ही वाला है, तो यहां पर कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर इनसॉल्वेंट हो रहे हैं। अब यहां पर क्या पूछा है, which method is appropriate for distribution of cash to partners when all partners are not solvent, solvent नहीं है, not solvent का मतलब क्या हुआ, insolvent हुआ, यहां पर डायरेक्टली नहीं लिखा है, at the time of dissolution। जबकि सरप्लस कैपिटल मेथड में क्या था, all partners are solvent and remain solvent, और ये मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या है, इंसॉल्वेंट और लाइकली टू बिकम इंसॉल्वेंट। अब यहां पर तो सर इंसॉल्वेंट वर्ड ही नहीं दिया है, नॉट सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ भाई, तो आपको इस तरह से नहीं, इस तरह से कान पकड़ा है, ऐसा करेंगे सेंटेंस में माइनर चेंज कर देंगे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद क्या रखोगे कि जब पार्टनर सॉल्वेंट एंड रिमेन सॉल्वेंट होने ये वर्ड आता है, तो कौन सी मेथड, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सरप्लस, ये याद रखना, एस एस, सॉल्वेंट सरप्लस, इनसॉल्वेंट और लाइकली टू रिमेन इनसॉल्वेंट, तो मैक्सिमम लॉस। ठीक है, एस सॉल्वेंट के लिए याद रखना, सॉल्वेंट तो सरप्लस, तो इसका ऑपोजिट इनसॉल्वेंट तो मैक्सिमम लॉस, बस इतना याद रखना है, ट्रिक याद रह गई। सॉल्वेंट बोला है मतलब सरप्लस, इनसॉल्वेंट बोला है तो मैक्सिमम लॉस।
देन इन एब्सेंस of any agreement among the partners, the security received as purchase consideration are to be distributed amongst the partner in that. अभी देखो ये किसका आया, ये है कन्वर्जन और सेल ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो देखो इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट सिक्योरिटी रिसीव्ड एज परचेज कंसीडरेशन, मतलब हमको शेयर्स मिले या डिबेंचर्स मिले परचेज कंसीडरेशन में, तो उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो फाइनल क्लेम जो होता है वो फाइनल क्लेम रेशियो में वो सिक्योरिटी जो मिली है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देन गार्नर वर्सेस मूरे रूल कुड बी, अभी गार्नर वर्सेस मूरे रूल आता ही किसमें, मैक्सिमम लॉस मेथड में। देखो मैक्सिमम लॉस मेथड में ही गार्नर वर्सेस मूरे के शब्द है। देखो मेथड का नाम देखो, आ जाना भाई, मैक्सिमम लॉस मेथड के साथ क्या लिखा है, गार्नर वर्सेस मूरे, गाजर અને મૂળો એવું યાદ રાખો। તો મેક્સિમમ લોસ સાથે ગાજર અને મૂળો આવશે। then if the assets and liabilities are taken over by the companies 15 lakh and 5 lakh respectively, 15 लाख असेट, 15 लाख की असेट हो गई, 5 लाख की लायबिलिटी रिस्पेक्टिवली। परचेज कंसीडरेशन पेड ₹12 लाख, पीसी दिया 12 लाख, तो गुडविल की अमाउंट कितनी हमने पे की, अभी देखो ध्यान से समझना। असेट्स कितने की ले ली है, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करते हैं, कितनी पे की, तो नॉर्मल लेवल पे देखे तो अपने को परचेज कंसीडरेशन कितना पे करना है, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। और यहां पर पेमेंट कितना किया है, पेमेंट कितना किया 12 लाख। अभी ध्यान से समझो, आप साहस इंस्टीट्यूट को टेक ओवर करना चाहते हो, साहस इंस्टीट्यूट की आपने देखी भाई असेट की वैल्यू 15 लाख है, उसमें सामने 5 लाख रुपए का पेमेंट भी करना है, तो 10 लाख रुपए का सरप्लस है, तो आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे क्योंकि परचेज कंसीडरेशन 10 लाख रुपए का बन रहा है असेट्स एंड लायबिलिटीज का। फिर भी आप मुझे सपोज 12 लाख रुपए दे रहे हो, तो 2 लाख आपने ज्यादा दिए या कम, ज्यादा दिए, तो 2 लाख रुपए ज्यादा क्यों दोगे, आप बेवकूफ हो। नहीं सर, बोले शकल पे मत जाओ सर आप हमारी, नहीं सर, साहस इंस्टीट्यूट की मार्केट में इमेज है, नाम है, जिसकी वजह से हमको रेडीमेड बिजनेस मिलेगा। ये इमेज के लिए हम लोग एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो ये जो 2 लाख रुपए डिफरेंस पे किया ना, ये हमने पे किया गुडविल का। ये 2 लाख रुपए क्या हो गई, गुडविल। तो यहां पर देखो क्या पे कर रहे हैं, गुडविल 2 लाख रुपीस। अगर ऑपोजिट निकलता ना, ऑपोजिट ऑपोजिट मतलब 10 लाख रुपए डिफरेंस निकल रहा है, आप 8 लाख ही दे रहे हो, मतलब हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं भाई 8 लाख रुपए देके, तो ये 2 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व में जाता है, उसको अभी छोड़ दो। यहाँ पर गुडविल ज्यादा पैसे देते हैं, जितना पेमेंट करना है उससे भी ज्यादा दे रहे हैं, मतलब उसकी गुडविल में अपने को इंटरेस्ट है, उसकी इमेज में अपने को इंटरेस्ट है। देन आज के इस लेक्चर के लिए हम लोग आखिरी रखते हैं, टाइम हो गया है। फिर नेक्स्ट वाले सेशन से जो दूसरा वाला सेशन आएगा उसमें बाकी के सारे मैं कवर करूंगा। इन केस ऑफ सेल और पार्टनरशिप फॉर्म टू कंपनी असेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज व्हिच आर नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी शुड बी, अभी क्या करेंगे देखो, असेट्स कंपनी ले जाएगी, कुछ लायबिलिटीज कंपनी ले जाएगी, तो वो जो ले जाएंगे वो तो परचेज कंसीडरेशन में चले जाएंगे। अभी जो असेट्स और लायबिलिटी कंपनी नहीं ले जाती है उसका क्या करेंगे, दान दे देंगे सर, भूल जाएंगे। ऐसा करोगे, क्या करेंगे सर, हम बेच देंगे, हम पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस लेके बैठे हैं, तो वो बेच के जो पैसा आएगा उसका हम लोग सेटलमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ और पार्ट बाय, मतलब सोल्ड ऑफ, पेड ऑफ, डिस्पोज ऑफ और पेड ऑफ बाय ओल्ड फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है वही उसको फिर सेल कर देगी, या लायबिलिटी है तो
पे कर देगी। कंपनी ले जाती है, टेक ओवर कर लिए थे, ठीक है, तो परचेज कंसीडरेशन में चला जाएगा। बट अगर कंपनी टेक ओवर नहीं करती है, कुछ आपने बड़े एग्जांपल जो किए उसमें ऐसा आता ही है कि एक दो एसेट्स होगी ऐसी होगी जो कंपनी नहीं ले जाएगी, तो फिर उसकी हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी कि लाइक फॉर्म ने ही बेच दिया, और फॉर्म बेच देगी तो सामने पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो असेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर नहीं करती है कंपनी, वो सब क्या करती है, फॉर्म खुद उसको डिस्पोज कर देती है, मतलब के बेच देती है। क्लियर हुए? यहाँ पर हमने पहले 10 एमसीक्यू किए और बहुत ही स्लोली कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझाया, कैलकुलेशंस करके दिखाए, एक्चुअल पैम्पलेट में से भी कंपैरिजन करके दिखाया, देखो ये पॉइंट यहां से आया, ये पॉइंट यहां से आया। इससे क्या होगा, पहली बात तो आपने ऑब्जर्व किया हो तो देखो कुछ भी ऐसा आया कि जो पैम्पलेट में नहीं था, या सर हमने पढ़ा ही नहीं है, या आपने पढ़ाया ही नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है, अभी मैं एक टास्क दे रहा हूं, इसके आगे के एमसीक्यूज आप एक बार कोशिश करोगे, ठीक है। मैंने आपको किस तरह से सॉल्व करना है ये गाइड किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। पहले मैंने आपको गाइड किया कि किस तरह से करना है, एकदम स्लोली अच्छे से। नाउ हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के सॉल्व करवाएंगे, बट उससे भी पहले आप लोग खुद कोशिश करोगे सॉल्व करने की। आपने कोशिश की है सॉल्व करने की और फिर मैं समझा रहा हूं, तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, और मुझे टाइम मिलेगा कि मैं आपको उसके सराउंडिंग इंफॉर्मेशन भी समझा सकूं कि देखो ये चेंज किया तो क्या, ये चेंज किया तो क्या हो सकता है, तो आपका उतना ही नॉलेज स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर? तो आज के इस सेशन में यहां तक रखते हैं। फिर से ये एमसीक्यू के वीडियो को हमारे एप्लीकेशन के ऊपर भी देख सकते हो। ये वीडियो ऐसा होगा तो पहला एमसीक्यू का वीडियो है तो मैं यूट्यूब पर रखूंगा, फिर इसके बाद वाले सारे के सारे सेशन एक्सक्लूसिवली हमारी साहस एप्लीकेशन पर ही आएंगे, तो उस पर से सारे के सारे सेशंस आप लोगों को देखने हैं। और आप लोग ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन लाइव वाले, या ऐप पर बाद में ये वीडियो देखते हैं या यूट्यूब पर ये वीडियो देखते हैं, और जिनको अपने नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए या ये करंट सेम 2 के लिए भी साहस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड में पढ़ना है, तो एडमिशन ओपन है। ऑफलाइन मोड में 3 जगह पर एडमिशन है, कारेलीबाग, वाघोडिया रोड, सयाजीगंज, ठीक है। तीनों ही ब्रांच पर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लेक्चर्स होने वाले हैं, तो आप और आपके कोई भी फ्रेंड्स जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया है? चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।